हैप्पी दीपावली। उम्मीद है कि आप खुश हैं और स्वस्थ हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस दिवाली के सीज़न में मैं आप लोगों से दो इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि अब बड़ी होने वाली है, या शायद कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज इस इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप इन दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में जानते होंगे, और अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं हैं या आना चाहते हैं तो आपको इन दोनों इंडस्ट्रीज पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली ये दोनों एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और इनको फिनटेक के कजन्स भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, और ये भी बैकग्राउंड बताऊंगा मैं कि क्यों आज मैंने ये टॉपिक उठाया और क्यों आज मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रखिए। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2 नवंबर 2021 को श्री एम के जैन, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई समिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और आरबीआई के रोल एज अ सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर के बारे में बात की है। तो जिसका डिटेल या जिसका जो स्पीच का डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। आप वो पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी स्पीच वो उस लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों को सुविधाएं भी दे रही हैं और नए तरह के रिस्क भी आ रहे हैं, जिससे बचने के लिए और जिसको इनफैक्ट प्रोएक्टिवली टैकल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और आरबीआई इसके ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग, यानी कि हम उस बैंक या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइस में जाके या उनके ऑफिस में जाके मॉनिटरिंग करने को हम ऑन साइट मॉनिटरिंग बोलते हैं। ऑफ साइट का मतलब आप रिमोटली किसी अपने हेड ऑफिस में किसी और जगह बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे हो कि क्या सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, गलत है कि नहीं, क्या डेटा सही आ रहा है कि नहीं, उस डेटा से क्या चीज़ें निकल रही हैं, हम कैसे कुछ फ्रॉड्स को रोक सकते हैं। तो ये जो दूर से रिमोट एक तरह से मॉनिटरिंग और सुपरविजन होता है, हम उसको ऑफ साइट मॉनिटरिंग कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग के लिए हमें बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग हम तभी कर पाएंगे, हम तभी समझ पाएंगे कि जो डेटा हमें सबमिट किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ रेगुलर कंप्लायंस, उसके क्या मायने हैं, कहाँ पे वो चीज़ें एक रिस्क को ट्रिगर कर सकती हैं या एक रिस्क का एक हिंट दे रही हैं उसको रोकने के लिए। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्पीच है, एक बहुत ही वेलकम, हम मैं कह सकता हूँ एक थॉट है। और ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने आज बोला है तो पहले से काम नहीं होता, ये काफ़ी एक सक्रिय चीज़ें रही हैं और लोग इसके ऊपर काम करते रहते हैं। अब धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, थैंक्स टू फिनटेक, थैंक्स टू टेकफिन, या टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, थैंक्स टू डेटा एज वेल। जैसे जैसे डेटा सस्ता होता जा रहा है, फ़ोन सस्ते होते जा रहे हैं, लोगों ने, आप कह सकते हैं डिजिटल रेसिड्यूअल, या आप कह सकते हैं डेटा काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है। इनफैक्ट नंदन नीलकणी जी ने यह भी कहा है कि इंडियंस विल बी डेटा रिच बिफोर दे बिकम फाइनेंशियली रिच। इसका मतलब है कि डेटा और टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सुपरवाइज्ड एंटिटीज या जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए एक वेब इंटरफेस भी बनाया जाएगा। तो मैं बताता हूं कि उस वेब इंटरफेस में क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें जो एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम होगा, इसमें जिसके माध्यम से वो इंस्पेक्शन, कंप्लायंस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए कोई साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग हो सकती है। आप कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ सकता है, अलर्ट आ सकता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एमआईएस रिपोर्ट है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और डैशबोर्ड जैसी सारी चीजें होंगी। इसका मतलब जस्ट इमेजिन ऐसे कीजिए कि एक डैशबोर्ड है जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में कोई अटैक होता है, कोई साइबर अटैक होता है, वो तुरंत ही इंसिडेंट रिपोर्ट करते हैं, ताकि आरबीआई का सिस्टम या किसी सुपरवाइजर का सिस्टम तुरंत ही उसके ऊपर एक्ट करके या तो उस चीज को ब्लॉक कर दे या उस टाइप की चीजों को अलर्ट कर दे कि ऐसी कोई चीज आई है। तो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम एक्शंस की हम बात कर रहे हैं। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें यह अचानक से आज इस चीज की जरूरत पड़ी कि हम एक रियल टाइम मॉनिटरिंग और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एक थॉट आया कि चलो करते हैं। ये एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग, आई वुड से, डिस्कशन है, एक लॉन्ग पेंडिंग आप कह सकते हैं कि एक स्टेप है जो हमें लेना है। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आरबीआई कि उन्होंने ये स्टेप्स पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने बड़े देश को मैनेज कर पाना ऐसा नहीं है कि आज आपने सिस्टम सोचा और कल बन जाएगा। इसमें बहुत सारी न्यू थिंकिंग की जरूरत है, बहुत सारे सिस्टम्स और आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों मिस्टर एम के जैन ने कहा कि हमें इस चीज की जरूरत होगी। तो आप देखेंगे इंडिया में नहीं, ग्लोबली क्या है, बैंकिंग सिस्टम काफी ट्रांजिशन, काफी आप कह सकते हैं रैपिड
तरीके से चेंज हो रहा है। लोग और जो फिनटेक कंपनी या टेक्नोलॉजी कंपनीज है ट्रेडिशनल बैंकिंग को चैलेंज कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ट्रेडिशनल बैंकिंग की जरूरत है हमें। सो ये जो फिनटेक कंपनी या जो कहते हैं टेकफिन कंपनीज जो हैं वो बैंक्स को चैलेंज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेटर सर्विस दे सकती हैं, वो एक फास्टर सर्विस दे सकती हैं, वो एक कन्वीनियंस ज़्यादा देती हैं, वो एक अच्छे कम रेट पे कम कॉस्ट पे वो सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हैं और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहा है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रही है। वो कह रहे हैं अगर मैं अमेजोन से सामान मंगा सकता हूं तो मैं बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोल सकता। तो इन सब टाइप की चीजें आ रही है जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बैंक को या ट्रेडिशनल कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को चैलेंजेस मिल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, चैट एडवाइजरी, डिजिटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, क्वांट कंप्यूटिंग, क्लाउड अरेंजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, रिमोट काम करने का तरीका। इनफैक्ट अगर आप देख रहे होंगे फिनटेक कंपनीज में बहुत सारे लोग जो है रिमोटली काम करते हैं। इससे क्या होता है, कॉस्ट आपका कम होता है। इसीलिए अगर आप उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एक डिवाइड करते हैं अलग अलग कस्टमर्स में तो आपका कॉस्ट पर सर्विंग पर कस्टमर गोज डाउन, मतलब कि हर एक कस्टमर को सर्व करने का जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली नीचे चला जाता है। तो इसमें एक जो फिनटेक कंपनीज हैं वो काफी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाती हैं। लेकिन ये जो फिनटेक कंपनीज या टेकफिन कंपनीज हैं सुविधाओं के साथ साथ नए रिस्क को भी जन्म दे रही हैं, यानी कि लोग जो हैं नए नए रिस्क से भी वाकिफ हो रहे हैं और नए नए रिस्क का शिकार भी हो रहे हैं। आरबीआई काफी कोशिश कर रहा है अपने कैंपेन जिसमें वो आरबीआई कहता है जानकार बने सतर्क रहें, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहां पे बैंक्स जो हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके तरफ काफी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम शायद इन सब चीजों को एक प्रोएक्टिव तरीके से इन चीजों को हम टैकल कर सकते हैं। तो इस स्पीच को सुनने के बाद मैं ये सोचने लगा कि क्या आरबीआई रेगटेक और सूपटेक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी या सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। आइए जानते हैं पहले डेफिनेशन की रेगटेक और सूपटेक क्या है। तो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन को आप कह सकते हैं जो रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं उस देश के या उस इकोसिस्टम के या उस इंडस्ट्री के, उससे अडेयर करने में, उसको पूरा करने या करवाने में मदद करता है। तो वो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी होती है। इसमें नए नए टेक्नोलॉजी जैसे हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीएलटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं जिसमें हम डेटा लेते हैं, रियल टाइम पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या विद इन दैट इंस्टीट्यूशन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रेगुलेटर के जो रेगुलेशन है या डायरेक्टिव्स हैं या सर्कुलर्स जो इशू किए हैं उनके साथ अलाइंड नहीं है। सिमिलरली अगर हम सूप टेक की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आरबीआई मॉनिटरिंग और सुपरविजन करने में कौन से वैसे टूल्स का यूज कर सकता है कि वो रियल टाइम मॉनिटर कर पाए, वो एक कंपनी को बता पाए कि आपने जो किया है वो गलत है, इसीलिए या तो आप उसको सही कर लीजिए या हम पेनल्टी लगाएंगे। तो क्या हम उस चीज को प्रोएक्टिवली कर सकते हैं कि वो सिचुएशन ही ना आए जहां पे एक इंस्टीट्यूशन ने कुछ गलत किया और वो रिपोर्ट करने में उन्होंने कुछ टाइम लगाया और तब आरबीआई को या एक सुपरवाइजर को पता चल रहा है कि अच्छा ये गलती हो गई, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम उसे फाइन लगाएं या उसको बैन करें या कुछ और करें। तो आरबीआई एक प्रोएक्टिव तरीके की तरफ बढ़ना चाहता है कि क्या हम गलती होने के पहले कैसे सिस्टम को एक साउंड बना सकते हैं, क्या हम गलती होने के विद इन सर्टेन से टाइम फ्रेम उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक वेलकम मूव है और ये इन सब चीजों की वजह से आरबीआई ने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम शायद एक सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या रेगटेक के माध्यम से ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर मुझे लगता है इस स्पीच को सुनने के बाद कि शायद रेगटेक और सूपटेक के दिन आने वाले हैं और शायद अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं या इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आइए उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सूपटेक में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या क्या एक सुपरवाइजर कर सकता है। तो अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो आप देखोगे कि जो सूपटेक है, जो सुपरवाइजर, उनका दो रोल होता है सूपटेक के अंदर। पहला डेटा कलेक्शन और दूसरा होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा कलेक्शन में क्या करते हैं, वो कंपनी से डेटा लेते हैं, जैसे रिपोर्टिंग लिया उन्होंने कि रिपोर्ट्स दो, मुझे डेटा दो, कितने कस्टमर है, कितना ट्रांजैक्शन किया, कितने पैसे लिए और वो सब ट्रांजैक्शंस। दूसरा वर्चुअल असिस्टेंस
तीसरा डेटा मैनेजमेंट, मतलब कि जो डेटा आ गया उसको मैनेज कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सेल शीट में डेटा आया आपने उसको कहीं एक सर्वर के अंदर डाल दिया और स्टोर कर दिया। तो अगर आप रिपोर्टिंग के अंदर में भी देखेंगे तो दो तरीके की रिपोर्टिंग है। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग मतलब मान लीजिए, अगर लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने आज एंड ऑफ द डे सेटलमेंट किया या ईओडी करके अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ईओडी किया या दूसरे दिन बीओडी कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लेट से आरबीआई के एक सिस्टम में पंच हो रही है। लेट से फ्यूचरिस्टिक है, देखते हैं कैसे ये विजन को हम आगे लेके जा सकते हैं। ये दूसरा होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि जैसे ही ये डेटा गया, क्या हम कुछ ऐसी चीजें आरबीआई के सूपटेक या सॉफ्टवेयर सिस्टम में लगा सकते हैं कि वो रियल टाइम में बता सके ये ट्रांजैक्शन गलत हुआ, ये ट्रांजैक्शन टाइम पे नहीं हुआ, और वो तुरंत ही वापस बैंक को रिवर्ट कर दे कि ये चीज आप सही कर लीजिए, ये शायद सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है, या फिर आप जवाब दीजिए कि ये क्या हुआ था। तो दूसरा, हम वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ कंपनीज जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या वो टाइप करके एक चैटबॉट के माध्यम से या उस सिस्टम के माध्यम से कोई असिस्टेंस ले सकते हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है, अलाउड है कि नहीं अलाउड है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद उतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं बैंक स्टाफ को नहीं है जितनी होनी चाहिए। शायद उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और एक इंसान से आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ बैंकिंग सिस्टम में जान जाए। तो उस वर्चुअल असिस्टेंस के लिए भी क्या हम एक इस सूपटे का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है डेटा कलेक्शन में, वो है डेटा मैनेजमेंट। मतलब डेटा अलग अलग इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रहा है, आप कैसे डेटा को कंसोलिडेट करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सही है और सही सोर्स से आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के हमें इंफॉर्मेशन भेज रहा है। दूसरा जो रोल होता है सूपटेक के अंदर, वो होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के अंदर में आता है मार्केट सर्विलेंस, मतलब कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। सिमिलरली मिसकंडक्ट एनालिसिस की कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म की फंडिंग तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई मिस सेलिंग तो नहीं हुई है कस्टमर के साथ। या फिर आप कह सकते हैं माइक्रो प्रूडेंशियल्स का मतलब हुआ कि क्या कोई छोटी सी जो प्रूडेंशियल इश्यूज होते हैं या जो रिस्क होते हैं, क्या उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्या वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या हम रिस्क असेस कर सकते हैं इन एडवांस, या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन सब डेटा की वजह से ये इंस्टीट्यूशन में इस फंक्शन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे इसमें चीजें आती हैं क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, मतलब कि क्रेडिट क्या रिस्क हो सकते हैं, लिक्विडिटी के कैसे रिस्क हो सकते हैं, मार्केट के अंदर में कैसे रिस्क हो सकते हैं, ऑपरेशनल क्या रिस्क आ सकते हैं, गवर्नेंस में कोई सिस्टम है कि नहीं। अगर आप पास्ट में देख रहे होंगे कुछ चीजें फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ फेलियर्स हुए हैं, कुछ लैप्सेस हुए हैं, जिसकी वजह से आरबीआई ने बहुत लोगों को का लाइसेंस भी कैंसिल करा है और आरबीआई ने बहुत लोगों को फाइन भी लगाया है। तो ये सारी चीज़ों को भी वो चेक कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं मैक्रो प्रूडेंशियल्स की। मैक्रो प्रूडेंशियल्स में क्या आता है, फोरकास्टिंग। क्या आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। या फिर इमर्जिंग रिस्क सिग्नलिंग, कि मतलब कौन से रिस्क जो हैं अगले आने वाले हैं। या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्या ये इंस्टीट्यूशन स्टेबल है कि नहीं, क्या हमारे जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं क्या वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं। और पॉलिसी वैल्यूएशन, इसका मतलब आपने कोई पॉलिसी, मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी लेके आए हैं, तो क्या वो पॉलिसी अलाइंड है कि नहीं, और उस पॉलिसी का इंपैक्ट क्या पड़ा अलग अलग पैरामीटर्स जो कि इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये एक ओवर आई वुड से ओवरव्यू है सूपटेक का, कि सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और जो अगर अब मैं उस स्पीच से कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो इसमें से कुछ चीजें जो थी वो श्री एम के जैन जी ने बताई है कि हम इनमें से कुछ चीजें करना चाहते हैं। तो मैं उस स्पीच को और रेक्टेक और सुपटेक को ऐड करना चाहता हूं, और आप इन कह सकते हैं मैं इन्फर कर रहा हूं कि शायद अगर ये आरबीआई इस बारे में सोच रहा है, तो शायद सूपटेक और रेक्टेक का यूज कर सकता है अपनी इस तरह की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। तो क्या मैं अगर एक कल्पना करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक का स्टाफ है, कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, अचानक से वो कुछ मान लीजिए कुछ गलत करता है, लेट से उसको नहीं पता है, कुछ नादानी में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है या हो जा रही है, तो सिस्टम में अचानक से पॉपअप आ जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ये जो आप कर रहे हैं वो शायद गलत है, ये कंप्लायंस के अगेंस्ट है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हो गए रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रेमेडी एज वेल, कि आपको तुरंत ही बता दिया गया कि भाई ये जो आप कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है, और इस रेगुलेशन के इस सेक्शन का वॉयलेशन है। तो या तो अपने आप बैंक से या इंस्टीट्यूशन से चेक कीजिए, या अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें होगी रियल टाइम। फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा हूँ, पता नहीं पॉसिबल है नहीं है, पर हमें होपफुल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी
बहुत अच्छी चीज़ है, लॉन्ग रन में बहुत फायदा करती है। शॉर्ट रन में अगर हम इसको इवेलुएट करेंगे तो शायद ये नहीं होगा कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी आई और अचानक से कल से सब कुछ सही हो गया। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट लेट्स बी वेरी होपफुल कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती है। जैसे जैसे डिजिटल बढ़ेगा, रेगटेक और सूपटेक का रोल भी बढ़ेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में, नॉट ओनली इन बैंकिंग, इन इंश्योरेंस, इन पेंशन, एवरीथिंग। जहां पे भी पैसे का सवाल है वहां पे जो रेगुलेटर है और वो जो आप कह सकते हैं जो सुपरवाइजर है उसका रोल बढ़ेगा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी या सूपटेक और रेगटेक एक नेक्स्ट इंडस्ट्री है अलॉन्ग विद फिनटेक। मैं ये नहीं कह रहा फिनटेक चला जाएगा सूपटेक रेगटेक आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था रेगटेक और सूपटेक जो है वो फिनटेक के कजन है, मतलब कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अगर फिनटेक का ग्रोथ किसी भी देश में हो रहा है, इंडिया को छोड़ दिए किसी भी देश में हो रहा है, तो रेगटेक और सूपटेक को भी बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पे क्योस हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस मनमर्जी कर रही होगी और रेगुलेटर को पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो रहा है, कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है, मिस सेलिंग हो रहा है या नहीं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं या आना चाह रहे हैं तो बस अब देर मत कीजिए, अब कूद ही पड़िए, क्योंकि ये रेगटेक और सूपटेक इज द न्यू इंडस्ट्री, इज द नेक्स्ट इंडस्ट्री विच विल ग्रो। सो बात मानिए, अगर आप फिनटेक इंडस्ट्री में हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी में हैं, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अब तो फिनटेक चलिए इतना सारा हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, लेंडिंग हो गया, इंश्योरटेक हो गया, वेल्थ टेक हो गया, अब क्या करना है, तो अगर आपको कुछ बिजनेस शुरू करना है तो रेगटेक और सूपटेक में यूज कीजिए। अगर आपका डेटा एनालिटिक्स में एक आप कह सकते हैं एक रुझान है, एक आप डेटा का मीनिंग निकाल सकते हैं, एक सिस्टम्स बना सकते हैं कि कैसे वो रियल टाइम में डेटा एनालिसिस कर सकता है, आरपीएज, एआई, एमएल और ये सब चीज़ों के बाद जिसका हमने बात की है, तो आप एक कंपनी बना सकते हैं रेगटेक और सूपटेक में। और ये एक बस आरबीआई के काम आने वाली चीज़ नहीं है, ये एक बैंक के लिए भी काम आएगी, ये एक छोटे से इंस्टीट्यूशन के लिए भी काम आएगी, एक माइक्रो फाइनेंस के लिए भी काम आ सकती है, एक फिनटेक कंपनी के लिए भी काम आ सकती है, एक एनबीएफसीज के लिए भी काम आ सकती है। तो ये किसी के लिए भी काम आ सकती है जो कि एक सुपरवाइजरी या एक रेगुलेटर रोल में है। अच्छा, रेगुलेटर का मतलब ये नहीं हुआ कि बस एक जो सेंट्रल बैंक या देश का रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, जैसे आप एक कंपनी है तो आप भी रेगुलेट कर रहे हैं उन लोगों को जो फील्ड में काम करते हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी आप सिमिलरली उस अपने सिस्टम के अंदर या अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर भी लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज और होगी कि जैसे ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल इंक्रीज। सो द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो शायद थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि उनको नए सिस्टम्स लगाने होंगे, नए एपीआई इंटीग्रेशन करने होंगे, आरबीआई के नए सिस्टम के साथ अपने आप को अडेप्ट करना होगा, तो शायद शॉर्ट रन में कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें भी एक तरह से उसके साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और क्या पता शायद आरबीआई के अगले रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोहॉर्ट में रेगटेक या सूपटेक एक नया कोहॉर्ट बन जाए। अभी तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरबीआई का, तो उसमें अलग अलग उन्होंने कोहॉर्ट बनाए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। हो सकता है, शायद ये गेस है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बस एक मैं गेस कर रहा हूं कि अगर ऐसी चीजें आ रही तो शायद रेगटेक और सूपटेक को भी आरबीआई अगले अपने रेगुलेटरी कोहॉर्ट में अगर डाले तो शायद लोग सोचना शुरू करें, शायद इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, शायद इंस्टीट्यूशंस भी इसके बारे में सोचना शुरू करें। तो बस एक सजेशन है, और अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो प्लीज आइए, आपका आप कह सकते हैं इंतजार है, आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री में। वैसे इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, ये रेगटेक और सूपटेक बस फाइनेंशियल सर्विसेज में काम नहीं आता, ये एफएमसीजी में भी काम आ सकता है, ये और भी इंडस्ट्रीज में काम आ सकता है, लेकिन उसके बारे में वीडियो बाद में, क्योंकि आज हम बस रेगटेक और सूपटेक और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, जो रेगटेक सूपटेक या खोज रहे हैं कि फिनटेक के बाद अब कहाँ जाएं, तो शायद उनको ये काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने के लिए। और मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेके, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजीज को लेके, आधार के बारे में कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए नीचे। अगर कोई और सवाल हैं आपके तो मैं ज़रूर ही उसके जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें और खुश रहें। हैप्पी दीपावली।